नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। भाव और भावाधिपति शुभत्व व पापत्व, इस पे आप लोगों को बहुत ध्यान से 2 से 3 बार इसको देखना है, इस वीडियो को देखना है और इस वीडियो को। ये तीनों वीडियोज आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। फिर इन तीनों वीडियोस पर सप्लीमेंट्री लेसन आपको दिया गया है ज्योतिष रत्नाकर से। लेसन नंबर 33, लेसन नंबर 34, 35, 36। इसमें जब आप इस वीडियो को खोलेंगे तो मैंने पेज नंबर वगैरह बोल के बताया है। तो जिसके पास बुक है वो लोग लेके वो इस बुक को खरीद लें, जिनके पास नहीं है सभी को बुक्स नहीं गया हुआ है। कुछ लोगों को सिर्फ वीडियो लेसन के लिए ही दिया गया है क्लास। तो यहाँ पे आप लोग ज्योतिष रत्नाकर देख लीजिएगा। ये चारों वीडियोस, मतलब इधर के आप ये मान के चलें यहीं से एप्लीकेशंस शुरू हो जाएंगे ज्योतिष के प्रयोग। इसको 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 पहले इन तीनों पे कमांड करिए, फिर इधर ये जो 4 वीडियोज हैं इन पे कमांड करिए। 15 अप्रैल से लगभग हम एडवांस लेवल का आप लोगों को ट्रेनिंग देने लगेंगे, क्योंकि 2 महीने करीब में आया। जिम्मेदारी आपकी है कि आप इन सारे लेसन को देखें और सीखें, क्योंकि ये लेसन स्पेशली आप लोगों के लिए ही, पढ़ाने के लिए ही बनाए गए हैं। इसमें उसी हिसाब से मैंने ट्रेन किया है, बोला हुआ है। देखना है आप लोगों को, सीखना है। अब आ जाते हैं, आज हम लेंगे आप लोगों के डाउट्स, फिर अगले क्लास में चलेंगे वृषभ लगन के बारे में। अभी एक लेसन आप लोगों को जो मेष लगन का दिया गया था उसमें धीरे धीरे आपको वीडियोस के माध्यम से और सारे लेसन मिलेंगे। जैसे मेष लगन में सूर्य का सभी 12 भावों में फल, मेष लगन में चंद्रमा का सभी 12 भावों में फल। इस प्रकार से हर लगन में हर ग्रह का बारी बारी से फल आएगा। लगभग 144 वीडियो उसके लिए बनेंगे। 144 वीडियोस के माध्यम से सभी लग्नों में सभी ग्रहों का फल आपको मिलेगा। प्रणाम जी। जी प्रश्न रहे, डाउट आप पूछ लीजिए। डेट ऑफ बर्थ और कुंडली के ग्रहों के प्लेसमेंट के अनुसार डाउट नहीं पूछना है, कॉन्सेप्ट जी का डाउट लेना है। जी सर, ये सूर्य ग्रह के बारे में जो आपने बताया, अगर सूर्य ग्रह के साथ मान लो कोई दूसरा ग्रह जैसे बृहस्पति है जी, और बृहस्पति धन भाव में बैठा है जी, और सूर्य के साथ तो, और बृहस्पति अस्त है तो वो क्या प्रभाव रहेगा है जी, और गुरु का क्या प्लेस रहेगा उसमें ना, गुरु के फल और सूर्य के किस प्रकार के रहेंगे धन भाव से संबंधित। देखिए, यही स्थिति तृतीय भाव लगन चतुर्थ कहीं भी हो सकती है कि गुरु के साथ बृहस्पति हो। तो जी क्या आपको अन्य सभी दूसरे घरों पर फलादेश करना आ रहा है, सिर्फ धन भाव वाला फंस रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंटरप्रिटेट एक जगह होगा लगभग वैसे ही सभी भावों के लिए हो जाएगा। जी ठीक है। जी अब एक चीज यह जान लीजिए, हस्त ग्रह के बारे में मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोल जी रहा हूँ और वीडियोस में भी आपने देखा होगा। अस्त ग्रह का मतलब यह नहीं है कि वह ग्रह खत्म हो गया। जी अस्त ग्रह का मतलब है कि वह ग्रह किसी एक छोटी लाइट किसी बड़ी लाइट के साथ चली गई, तो छोटी लाइट का प्रकाश जो है वो अपने प्रकाश को बड़ी लाइट में मर्ज कर दी, बस इतना सा ही है। बृहस्पति जी हो, शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, जब जी भी ये सूर्य के समीप जाते हैं और अस्त होते हैं तो ये सूर्य को शुभ बना देते हैं। जी बृहस्पति चूंकि ज्ञान का कारक ग्रह है और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह भी है, तो सूर्य के जी जितना समीप जाएगा, जी गुरु के जितना समीप आप जाएंगे,
उतना ही गुरु का लाभ मिल जाएगा ना आपको। जी, तो सूर्य गुरु के जितना करीब है, सूर्य उतना ही ज़्यादा शुभ हो गया। वह सूर्य व्यक्ति को ज्ञान, चूँकि गुरु ज्ञान का कारक है, संतान का कारक है, धन का कारक है, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। अब जो ग्रह स्वयं अस्त हो रहा, वो तो बिगड़ जाएगा, ये जी, चीज़ जानिए। लेकिन अगर शुभ ग्रह के साथ में सूर्य है, तो सूर्य का अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। बृहस्पति के समीप होने से सूर्य का अच्छा प्रभाव बनेगा। कोई भी ग्रह जो अस्त होता है उसे विकल कहा जाता है। विकल नाम से ही स्पष्ट है, जिसका मन व्याकुल हो। जिसका मन व्याकुल होगा, इसी क्लास में ही कोई बैठा हो और उसका मन व्याकुल हो, तो क्या उसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? वह अपना पूरा 100% एफर्ट, 100% का 30-40% एफर्ट भी नहीं लगा पाएगा। तो अस्त ग्रह की दशा खराब जाती है। अगर सूर्य के साथ में है, शुभ ग्रह है, तो सूर्य अच्छा हो जाएगा। ऐसे अगर सूर्य और शनि की युति हो जाए और जी, शनि अस्त हो गया, तो शनि तो जी, स्वयं तो बिगड़ गया। लेकिन अब शनि अस्त होने का मतलब क्या है कि सूर्य के उतना ही करीब जा रहा है। ज़्यादा अस्त है, डिग्री का अंतर कम हो गया, तो शनि का प्रभाव सूर्य पे चढ़ेगा। इसीलिए जब अब यहाँ पे 2 क्रूर ग्रहों का योग है। ध्यान से समझिए। जी, सूर्य और शनि में 2 क्रूर ग्रह हैं। वहाँ पर क्या था? सूर्य बृहस्पति था। जब मैं सूर्य बृहस्पति बोलूँ, तो उस जी, संदर्भ में सूर्य बृहस्पति, सूर्य शुक्र, सूर्य बुध और सूर्य चंद्रमा, 3 चारों को लीजिए, चारों शुभ ग्रहों को सबको ले लीजिए। और जब मैं जी, शनि को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लागू होगा, शनि, राहु और केतु के साथ में। जी, मंगल के साथ में अलग बिहेव होगा। जी, अब यहाँ पे आप ऐसे जान लीजिए कि सूर्य के जितने संपर्क में शनि गया, अस्त जी, शनि हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कौन सा ग्रह है जो अपनी रोशनी को किस में मिला रहा, बताइए? शनि सूर्य में अपना मिला रहा है कि सूर्य शनि में? शनि अपना सूर्य में। शनि अपना सूर्य में मिला रहा, तभी तो अस्त हो रहा है। अगर जी, सूर्य अपना शनि में मिलाता, तब क्या होता? सूर्य अस्त होना चाहिए था, जो कि जी, संभव ही नहीं है। संभव नहीं। तो जो ग्रह अस्त हो रहा है, यानी वह अपने ऊर्जा का, अपना जो उसका अपना स्वयं का प्रकाश है, उसके प्रकाश का अस्तित्व खत्म हो रहा है अपने साथ वाले सूर्य ग्रह के साथ में। अब यहाँ जी, शनि का जो भी प्रकाश हुआ, वह किस में मिल गया? सूर्य में। अब जी, यानी शनि के प्रकाश से सूर्य क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है? प्रकाश है, और शनि क्या प्रकाश, है? अंधकार है। अंधकार। अगर दोनों के गुण धर्मों की हम व्याख्या करें, जो 2 ग्रह युति कर रहे हैं, उनके गुण धर्म की व्याख्या करिए, नेचर को देखिए। इसीलिए शुरू में ही सबसे पहले 9 ग्रहों के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया, सूर्य क्या है, कैसे है। तो जब ये आपका कमांड होगा, तो आप फिर दोनों को कॉम्बिनेशन में लेके रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब होगा क्या कि शनि सूर्य के समीप गया, शनि की ऊर्जा का प्रभाव सूर्य पे पड़ेगा। सूर्य प्रकाश है, प्रकाश को अंधकार पीड़ित करेगा। दूसरी बात ये भी है, अगर हम अ, पौराणिक दृष्टिकोण से देख लें, तो शनि सूर्य का पिता है। शनि, सॉरी, सूर्य शनि का पिता है। पिता है। शनि सूर्य। यहाँ पर बालक है और सूर्य पिता है। तो जी, भले ही शनि सूर्य को पीड़ित करे, लेकिन सूर्य शनि को पीड़ित नहीं करेगा, बिकॉज ही इज फादर। ठीक है। इन जनरल कॉन्सेप्ट में बालक जो है फादर को हर्ट कर सकता है, बट फादर विल नॉट हर्ट हिज चाइल्ड। तो ऐसे में एक चीज और जाने रहिए, जब भी शनि सूर्य के साथ होता है, तो उसका बल बढ़ जाता है। अस्त होने का भी प्रभाव शनि के ऊपर कम पड़ता है, ये भी जान लीजिएगा। जैसे कॉन्सेप्ट के अनुसार तो शनि अस्त होगा जितने डिग्री समीप जाएगा, लेकिन पौराणिक अनुसार, कथाओं के अनुसार आप देखेंगे तो शनि पुत्र है, और कोई भी पिता अपने पुत्र के तेज को खत्म नहीं करना नहीं चाहता, कर सकते। इसीलिए सूर्य शनि का ज्यादा मेलिफिक अपने ऊपर झेल लेता है। सूर्य शनि की युति में पिता पुत्र के बीच में मतभेद होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट एलिमेंट है, अपोजिट विचार है। सूर्य से जिन जिन चीजों का विचार होता है, उन चीजों में अब कमी आएगी, उनके ऊपर शनि का रंग चढ़ गया है। जी, सूर्य से पिता का विचार, तो पिता को इल हेल्थ भी दे सकता है, उसके लिए हम कुंडली में पिता भाव और उस भाव के स्वामी को भी देखेंगे हालांकि, लेकिन पिता के लाइफ को स्ट्रगल करेगा, आंखों में दिक्कत देगा, सिर और माइग्रेन, क्योंकि सिर और आंख दोनों सूर्य से विचार होता है।
हार्ट का विचार जी, होता है सूर्य से, हृदय में भी दिक्कत देगा। जी, इसके अलावा सूर्य से ही हम सम्मान का विचार करते हैं, मान सम्मान। और जो अधिकारी वर्ग हैं, शासन प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं, चपरासी ही क्यों ना हो अगर वो सरकारी नौकरी में है, तो जी, सूर्य अगर जो है इन्फेक्टेड हो रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज का उसके ऊपर, तो सरकारी वर्ग से अपना काम करवाने में तकलीफ आती है। ये सारी चीजें आपको बोलना चाहिए। अब यहाँ जी, पे एक चीज, अगर सूर्य के साथ, अच्छा सूर्य छोड़ दीजिए, सूर्य के साथ में आप मंगल को भी ले लीजिए, ठीक है। मंगल जी, बुध सबके कॉन्सेप्ट में ऐसे ही आपको इंटरप्रिटेट करना है युति में। दो ग्रह जब युति कर रहे हैं तो आपको देखना है कि क्या वे दोनों ग्रह मित्र हैं कि नहीं है। अगर दोनों ग्रह मित्र हैं, एक जी, कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन दोनों ग्रह शत्रु हैं, एक कंडीशन ये। इन दोनों को जी, आप जज करिए पहले कि जो दो ग्रह युति में है वो मित्र हैं या शत्रु हैं आपस में। इसको जज करने के बाद में आपको ये देखना है कि दोनों ग्रह जो हैं ये किन किन भावों से संबंध रखते हैं, रखते कुंडली हैं। में अच्छे भावों से कि बुरे भावों से। ध्यान से समझिएगा, युति पे बड़ा जी, अच्छा कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ। पहला, जो दो ग्रह युति कर रहे हैं वो मित्र हैं कि शत्रु हैं, अच्छे भाव के स्वामी हैं कि बुरे भाव के स्वामी हैं। अब मान लीजिए कि ये जो दो ग्रह एक साथ बैठे ये दोनों शत्रु हैं, तब जी, तो फल बिगड़ जाएगा, जैसे सूर्य और शनि की स्थिति में। अब ये जिन भावों के स्वामी होंगे उन भावों का भी फल बिगड़ जाएगा। नोट करिए, जी, अगर ये दोनों मित्र हैं तो जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों का फल भी बिगड़ेगा। बिगड़ेगा नहीं, भावों का फल मेंटेन रहेगा। ये किस राशि में युति कर रहे हैं भाव पे, ये इस पे भी निर्भर करता है। लेकिन जब दो ग्रह मित्र होते हैं, युति करते हैं, तो एक दूसरे के भावों के फल को बिगाड़ेंगे नहीं। जब दो शत्रु ग्रह युति करेंगे तो उसमें से जो कमजोर पड़ेगा उसको उसको जो है उसके भाव के फल का नाश होगा। युति पे ना मैं तो अभी और आगे बोलना चाह रहा हूँ, एक एक ग्रह को लेकर के कॉन्सेप्ट समझाते हुए। दो ग्रहों की युति का जब आप समझ जाएंगे तो उसी में आप तीसरे ग्रह को भी शामिल करके समझ लेंगे कि हाँ, इस यहाँ भी वही शत्रु मित्र और राशि देख करके अप्लाई कर लेना है। सूर्य के साथ में अगर चंद्रमा है तब क्या होता है, चंद्रमा हमारा मन है, सूर्य हमारी आत्मा है। अब जी, यहाँ पे सूर्य तो शुभ हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा सूर्य का शत्रु नहीं है, तो सूर्य को पीड़ित नहीं करेगा। लेकिन अगर सूर्य के साथ चंद्रमा है तो पूर्ण रूप से अस्त है, तो चंद्रमा जिन चीजों का कारक है उन चीजों से संबंधित परेशानियां आएंगी। बहुत भयानक परेशानियां नहीं आएंगी। जब भी चंद्रमा सूर्य के साथ हो तो उसी को सिर्फ भयानक परेशानी नहीं बोलेंगे। चंद्रमा से मन देखते हैं तो थोड़ा सा मन चलायमान रहेगा, मानसिक परेशानी रह सकती है। माता को भी हल्का फुल्का थोड़ा सा उनका भी मन विचलित रहे, माता को भी बीपी हाई लो की शिकायत हो जाए, मानसिक समस्याएं आएंगी, लेकिन सूर्य का फल नहीं बिगड़ेगा। सूर्य के साथ में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पे दोनों युति हो गई, सूर्य चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य दोनों हो गया। सूर्य के साथ में मंगल बैठा हुआ है। अब यहाँ पे सूर्य भी क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूर ग्रह है। दोनों ग्रहों का संबंध पराक्रम से है। सूर्य यहाँ क्या होता है, राजा। मंगल क्या होता है, सेनापति होता है। अब राजा और सेनापति एक साथ बैठे हुए हैं, तो जहां राजा भी होगा सेनापति भी होगा वहां का माहौल सीरियस होगा। कोई खास बात है, दोनों एक साथ आए हुए हैं, तो इसलिए जहां पे सूर्य और मंगल दोनों की युति होती है वहां उस भाव में अगर वह भौतिक किसी रिश्ते की बात है, उस भाव से कोई रिश्ता विचार करते हैं तो उस रिश्ते में तकलीफ आएगी। लेकिन अगर उस भाव से जीवन या लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाला अगर भाव है तो उसकी वृद्धि होगी। चीज को मैं और आसान करता हूँ। सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं लगन में, तो लगन से जिस शरीर के अंग का विचार होगा, यानी जीव तत्व, जहां भी दो क्रूर ग्रह जिस भाव में है
उस भाव से जो जीव तत्व का विचार होता है उसमें परेशानी आती है, लेकिन उस भाव से जो प्रोफेशन बनता होगा उसमें वृद्धि होती है। जैसे थर्ड हाउस ले लीजिए, थर्ड हाउस में सूर्य और मंगल एक साथ हैं, तो थर्ड हाउस हमारे मित्रों का है, थर्ड हाउस हमारे हाथ का है, थर्ड हाउस हमारे जो है छोटे भाइयों का है। तो इन रिश्तों में तो समस्या आएगी, लेकिन थर्ड हाउस से हम पराक्रम भी देखते हैं। तो जो जीव तत्व हुआ थर्ड हाउस का, वह मित्र हुआ, भाई हुआ, ये सब हुआ। लेकिन अगर हम जीव तत्व को छोड़ दें, अपने लाइफ की स्किल पे उसको अप्लाई करें, तो थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है, वीरता है, लड़ने की क्षमता है, स्ट्रगल पावर है, तो वो भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से अगर सप्तम भाव में मंगल सूर्य हो रहे हैं, तो सप्तम भाव से हम लाइफ पार्टनर को देखते हैं, जीव तत्व लाइफ पार्टनर हमारा पति या पत्नी, उनसे रिश्ते बिगाड़ेगा। लेकिन सप्तम भाव से जीवन की जो स्किल्स होती हैं उनकी वृद्धि करेगा। सप्तम भाव दसम भाव से दसम होता है, ट्रेवलिंग को देखते हैं, मतलब डोमेस्टिक जो वायुयान मार्ग से यात्राएं होती हैं, इन सबको हम सप्तम हाउस से देखते हैं। किसी की मंथली इनकम देखते हैं सप्तम हाउस से, तो इन दैनिक सारे रोजगार। चीजों को बढ़ाएगा, लेकिन जीव तत्व को खराब करेगा। ये चीज सूर्य मंगल की युति में होगा, लेकिन सूर्य मंगल जिन भावों के स्वामी है उनका फल नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, जी। इसमें राशि वगैरह भी देखनी होती है, इसी को आप सिर्फ फाइनल नहीं मान के चलेंगे, यह तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जब हम कुंडली लेंगे, रियल लाइफ की कुंडलियां लेंगे, तो वहां पे देखेंगे भाव राशि कौन सा है और किसी की दृष्टि है कि नहीं है, जिस राशि में एक साथ है उसका स्वामी कैसा है, ये भी महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल इन जनरल युति, मित्र ग्रहों की युति दोनों भावों के फल की रक्षा करेगा, शत्रु ग्रहों की युति दोनों के भावों के फल का नाश करेगा। नाश करे। जब दो शत्रुओं की युति होती है, तो उसमें अब जैसे शनि मंगल, ये सूर्य और शनि में शनि को एडवांटेज मिलता है, यानी सूर्य के साथ जब शनि होता है तो शनि पीड़ित नहीं होता, सूर्य होता है। दूसरा नोट कर लीजिए सब लोग, जब शनि मंगल होगा, ये दोनों भी प्रबल शत्रु हैं, जब शनि मंगल की युति होती है तो यहाँ मंगल को एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मंगल उतावलेपन का ग्रह है और शनि जो है धीमेपन का कारक है। तो मंगल अपने उतावलेपन के नाते हावी हो लेता है। शनि मंगल की युति में मंगल को एडवांटेज देना है। अब मान लीजिए यह युति कर्क राशि में बनी, 4 नंबर की गिनती पर कुंडली में शनि मंगल एक साथ है, अब मंगल यहाँ नीच का हो गया है। अब यहाँ पर मंगल एडवांटेज नहीं ले पाएगा, मंगल को एडवांटेज मिलता है शनि मंगल की युति में, लेकिन चूंकि मंगल नीच का है तो वो कितनी भी हड़बड़ी करेगा, शनि जो है थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है शुरू में, लेकिन जो फाइनल आउटपुट होगा वो शनि हावी रहेगा। जैसे मान लीजिए 4 घंटे के शनि मंगल एक साथ हैं और 4 घंटे में शनि मंगल को दोनों को अपनी युति का फल देना है, आधे घंटे के लिए मंगल का प्रभाव शुरू में आ जाएगा, लेकिन फिर से 3.5 घंटे प्रभाव शनि का ही रहेगा, क्योंकि मंगल नीच राशि में होने के नाते वो अपनी पकड़ को ज्यादा देर तक नहीं बनाए रख पाएगा। अब मान लीजिए यही शनि की राशि में बन रहा है तो भी मंगल पकड़ बना लेगा। नीच का नहीं है मंगल, अगर शत्रु राशि में है तो भी शनि मंगल में मंगल ही पकड़ बनाएगा। अब कभी कभी एक चीज आता है, इस पे मैंने पहले भी बोला है कि सेम राशि में ही ग्रह कोई स्वाग्रही है और कोई उच्च का हो रहा है, तो किसे बलवान समझेंगे। मकर राशि में 10 नंबर की गिनती पर शनि स्वाग्रही है और मंगल उच्च का है। अभी जो सूत्र मैंने बताया उसी हिसाब से क्लियर है कि मंगल बलवान मंगल। होगा। मंगल बलवान। दूसरा सूत्र ये समझ लीजिए, जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको मिलता है स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि। तो ज्योतिष पढ़ते समय आपको क्या लगा कि किस राशियों में ग्रहों का फल ज्यादा जो है एग्रेसिव हो जाता है? उच्च राशि में। स्वराशि अच्छा फल देता है, लेकिन स्वराशि से भी ज्यादा अच्छा क्या है? उच्च है। कुछ। तो जब भी कोई दो ग्रह उच्च और स्वराशि एक ही भाव में पड़ेगा, तुला में शनि शुक्र हो गया, मीन में शुक्र और बृहस्पति हो गया, मकर में
मंगल और शनि हो गया, वृषभ में शुक्र और चंद्रमा हो गया, ऐसे पड़ेगा ना। बाद में इस रिकॉर्डिंग को जो लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं वो लोग बाद में रिकॉर्डिंग हमेशा पड़ी रहेगी, इसको देखिएगा, सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। यहाँ इतने ज़्यादा लोग हैं कि सबकी गति एक समान नहीं रहेगी। जिम्मेदारी आपको बियर करना है, वीडियोस देखना है, सीखना है। हम जो बता रहे हैं हमारा यही काम है वास्तव में। अब ये आप बाद में भूल जाएं कि मंगल शनि की युति में मंगल को एडवांटेज मिलता है, इट्स योर फॉल्ट। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर उच्च और स्वाग्रही ग्रह है तो उसमें हमेशा एडवांटेज किसको मिलेगा? उच्च को, क्योंकि वो उच्च राशि में है, यानी उसने उस राशि को जीता हुआ है। अगला, यानी कि सूर्य शनि की युति में सूर्य बिगड़ रहा है, मंगल शनि की युति में कौन बिगड़ रहा है? शनि बिगड़ रहा है। अगर मंगल नीच राशि में गया है तो मंगल बिगड़ेगा। दूसरा आ जाता है कि गुरु और शुक्र की युति। गुरु और शुक्र की युति में कौन विजेता होगा? इसमें दोनों ग्रह देखिए एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, सिर्फ इनमें वैचारिक जो है मतभेद है, यानी इनके विचार अपोजिट डायरेक्शन के हैं। दोनों के गुण धर्म स्वभाव आदत अलग है, लेकिन ना तो शुक्राचार्य बृहस्पति को शत्रु मानते हैं, ना बृहस्पति शुक्राचार्य को। ये एक दूसरे के शत्रु नहीं है। जैसे शनि और मंगल में शत्रुता बनती है, उस हिसाब की शत्रुता इनमें नहीं बनती है। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे दो स्कूल के गुरु लोग एक साथ ये सेम प्रोफेशन में है, वो भी कोचिंग चला रहे हैं, वो भी जब दोनों अपने कोचिंग सेंटर में या बाहर होते होंगे तो एक दूसरे का विरोध करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशन की मजबूरी हो सकती है। हो दूसरे को अच्छा कहेंगे तो आपके यहाँ क्यों पढ़ने आएंगे। लेकिन जब एक साथ हो कहीं मिलेंगे बैठेंगे विचारों में, भले ही क्योंकि वो गुरु है ना, तो समाज में उस हिसाब का उदाहरण सेट करना है। ऐसे नहीं कर सकते मिले तो झगड़ा कर लेंगे, एक दूसरे को बुरा कहेंगे। तो बृहस्पति और शुक्र ये एक दूसरे के भावों को फलों को बिगाड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर गड़बड़ी तब आ जाती है जब ये एक दूसरे की राशि में होते हैं या एक दूसरे के साथ होते हैं। लॉजिक बहुत आसान है, स्पष्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे तभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप पक्के एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, तो सिर्फ मेरी बातों को सुनिए नहीं, उस चीज पे दिमाग लगाइए कि इतना कैसे सोचा जाता है। ये कहीं लिखा तो है नहीं, इतने डिस्क्रिप्शन में ग्रहों का नेचर और राशि यही सब लिखा गया है। तो ये सब आपको ये महसूस करना होगा कि ये सब आपको इंटरप्रिटेट करना आ जाए, क्योंकि ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है कि मैं सब कुछ इंटरप्रिटेट करूंगा। आपको स्वयं ही ये कला सीखनी होगी, साथ साथ ये भी दिमाग में रखिए। जैसे हमको मंगल और शनि हो गया, सूर्य शनि हो गया, तो कॉन्सेप्ट जो मूल बना कि शनि का क्या स्वभाव सूर्य का, उस हिसाब से मुझे निकालना आ गया। तो आप भी यही सोचिए कि आपको भी निकालना आए। अब यहाँ पर हम लेते हैं गुरु और शुक्र को। अब यहाँ शुक्र जो है लग्जरी का कारक है। लग्जरी मतलब भोग विलास। शुक्र क्या चाहता है कि शरीर को आराम मिले, भोग मिले। और गुरु का क्या स्वभाव है कि ज्ञान मिले। शुक्र चाहता है कि मैं जहां जाऊं वहां पे एसी जरूर रहे, एसी ना रहे कूलर रहे, मतलब गर्मी के अनुसार वहां पे सुख साधन रहे, ठंडी के अनुसार अलग सुख साधन रहे। खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था रहे, खाने पीने का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है शुक्र चाहता है कि मुझे बहुत मोटा सोफा बैठने को मिल जाए, बहुत अच्छा गलीचा मिल जाए। शुक्र का मतलब यह है कि जहां मैं जा रहा हूं जिस परिवेश में, उस परिवेश के अनुसार वहां देश काल के अनुसार पर्याप्त सुख मिले। तो शुक्र चाहता है सुख, और गुरु कहता है कि नहीं, एसी ना मिले, बिस्तर ना मिले, ये सब मिले चाहे ना मिले, भोजन और भजन मिलना चाहिए, वहां प्रेम होना चाहिए, ये चाहता है। तो जब गुरु की जो राशियां हैं धनु और मीन, अगर गुरु ज्ञान का कारक है, वो ज्ञान चाहता है, वो सत्संग चाहता है, तो उसकी राशियों का भी यही गुण है, क्योंकि उन राशियों का स्वामी वही है ना, तो स्वामी के अनुसार ही तो घर होगा।
तो जब धनु राशि है, मीन राशि का इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें शुक्र उसने उस राशि को जीत लिया है, उच्च का है, लेकिन धनु में ये चलेगा। धनु राशि में शुक्र अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि धनु राशि एक ऐसा घर है जहाँ पे टीवी लगी हुई है तो उसमें कथा आ रहा है, भागवत के कथा का प्रसारण हो रहा है, और शुक्र क्या चाहता है कि ये नहीं चाहिए, कोई बढ़िया पिक्चर लगाओ मिथुन चक्रवर्ती वाली। और शुक्र यह चाहता है कि यहाँ पे किताबें हटा दो, जो ज्योतिष का है, भागवत का है, ये सब हटा दो, कुछ मनोरंजक रखो पढ़ने के लिए। तो शुक्र जो है गुरु की राशि में अनकंफर्टेबल हो गया। मीन राशि में इसलिए नहीं होगा क्योंकि शुक्र ने उस राशि को जीता हुआ है। जीती हुई राशि का मतलब यह है कि उस ग्रह ने उस राशि में अपने अनुकूल सारी व्यवस्थाएं प्राप्त की हुई हैं। अब अगर हम बृहस्पति को लेते हैं, तो बृहस्पति वृषभ और तुला राशि में अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बृहस्पति गया वृषभ राशि में और तुला राशि में, घर में पहुंचा, तो अब बृहस्पति महाराज क्या चाहते हैं कि 2-4 छाप पोथी पुस्तक रखा हो, कुछ विद्वान लोग बैठे हो जिनसे चर्चा परिचर्चा हो। अगर टीवी लगा हो तो उसमें कुछ सीखने वाली बातें आ रही हो, लेकिन है शुक्र घर का। अब जब वहां पर जाएंगे तो वेब सीरीज चल रही होगी, कोई जो है पिक्चर चल रही होगी, जहाँ पे अंग प्रदर्शन अधिक हो या फिर अश्लील गाने हो, मतलब कामोत्तेजना बढ़ाने वाली चीजें, या फिर वहां पे जो बृहस्पति चाह रहा है ज्ञान विज्ञान, उससे कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ भोग विलास की वस्तुएं हैं। तो बृहस्पति अनकंफर्टेबल हो गया, यानी वृषभ राशि में बृहस्पति क्या करेगा कि मन जो है ऐंठ करके, मन मलिन करके दिन काटेगा कि किसी तरीके से 13 महीने आकर के फंस गए हैं, निकल जाते तो बड़ा अच्छा होता। अब आप यहाँ से मान लीजिए कोई गया सऊदी कमाने, अब सऊदी जाते हैं जब कमाने तो समय वहाँ लोग देते हैं, साल 1.5 साल रहते हैं, यहाँ से पूरी तैयारी करके गए, चलेंगे बढ़िया से वहाँ पे काम करेंगे। अब यहाँ से जाके अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे फंस गया, जो यहाँ जिस चीज के लिए गया वह नहीं मिला, उसके मनो अनुकूल नहीं मिल रहा है, तब अब जैसे मान लीजिए कोई मिटेरियन है, मांसाहारी व्यक्ति है, बहुत जो है दारू शराब पीने वाला है, भोग विलास से जीवन जी रहा है, अगर वह चला गया और अब उसकी मजबूरी है, अब दूर गया है तो तुरंत तो वापस आएगा नहीं, वीजा उजा कुछ सिस्टम होता है आजकल ऐसा। जो लोग वर्क वीजा पे जाते हैं ऐसे कुछ होता है, खासकर जो लेबर वर्ग में जाते हैं, अब उनको उतने दिन काटना है, तो अब अपने पसंद की चीज नहीं है तो उनका मन कितना भारी हो जाएगा। सेम कंडीशन यही होती है जब बृहस्पति शुक्र की राशि में हो या शुक्र बृहस्पति की धनु राशि में होगा, और जैसे ही उस राशि से निकलेंगे फिर उनके अंदर कुछ प्रसन्नता आ जाती है। अब अगर ये शुक्र और बृहस्पति एक ही राशि में है तब क्या होगा? ये तो एक दूसरे की राशि में होने का मैंने बताया। अब एक दूसरे के साथ होंगे तो अब आपको अपने आप निर्णय निकालना आ जाना चाहिए। उस भाव के फल में संदेह ऊहापोह आ जाएगा। शुक्र कहेगा कि ये चाहिए और बृहस्पति कहेगा राम राम इसको हटाओ, ये क्या सामने ले आए, मदिरा ले आए, वो भी इम्पोर्टेड, क्या बोलते हैं जो विदेश से मंगाते हैं, इम्पोर्टेड। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है ना, अब बृहस्पति चाहता हटाओ भैया इसको, कहाँ सामने रख रहे हो, ला के पोथी रखो। वो कहेगा इसको लाओ, वो कहेगा इसको लाओ, दोनों का मतलब लड़ाई तो नहीं होगा, लेकिन दोनों के जो चीजें हैं, स्वभाव है, वो मैच नहीं कर रही हैं, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? भाव को भुगतना पड़ेगा ना। अब उसमें हम ये देख लेंगे कौन सी राशि है, कौन सा भाव है, उस हिसाब से थोड़ा जज करेंगे कि दोनों में से कौन सी चीजें हावी हो रही हैं। अगर बृहस्पति अपने मित्र के घर में, ये जो बृहस्पति और शुक्र की युति है, इस युति में बृहस्पति के मित्र का घर है, तो बृहस्पति को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे घर में हैं, आपके साथ कोई और आया हुआ है, पहले से बैठा है, वो मेरा मित्र नहीं है, तो मित्र के अनुकूल ही तो मैं कुछ करना चाहूंगा। वो कहेगा चूड़ा दही खाना है तो चूड़ा दही की व्यवस्था मैं करना चाहूंगा। इसी प्रकार से अब उसमें अगर शुक्र अपने मित्र के घर में पड़ा है तो शुक्र को एडवांटेज मिलेगा, यानी उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। जिस भाव में है उस भाव का फल थोड़ा सा बिगड़ता ही बिगड़ता है, यानी भोग
और विरक्ति ज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक कहावत भी है, अगर एक कोई भोगी व्यक्ति योगी बनने चलेगा तो बीमार हो जाएगा, और अगर कोई योगी व्यक्ति भोगी बनने चलेगा तो वो भी बीमार हो जाएगा। इसीलिए दोनों की प्रक्रिया में समय भी लगता है। भोग विलास में व्यक्ति रत है, शरीर हिष्ट पुष्ट कर लिया है, मोटा तगड़ा हो गया, कभी शारीरिक श्रम नहीं किया, अब एक दिन किसी की सलाह पर बस बैठ जाए और 4-6 घंटे योगा प्राणायाम करे, शरीर तोड़ लेगा, 4-5 दिन फीवर उसका उतरने वाला नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई योगी अभी तक सादा-सूदा भोजन किया, बड़े संयमित तरीके से किया, सोचा अब आज एक दिन भोगी बन के देखूँगा, गए चाउमीन, बर्गर सब दबा के खा लिए, रोज़ सादा खाते थे, पता चला 2-3 दिन तक पेट कब्ज बना, पेट जो है खराब हुआ, तो ये स्थिति रह जाती है शुक्र और बृहस्पति की युति में भी। आगे कौन-सी युति बच रही है? ये अगर हम देख लें सूर्य चंद्रमा हो गया, सूर्य मंगल हो गया, सूर्य और बुध की युति अच्छी होती है। सूर्य क्या है? आत्मा है। अच्छा, सूर्य अनुशासन है, ये भी जान लीजिएगा। जिसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है। जिसकी कुंडली में सूर्य बिगड़ेगा, ऐसा व्यक्ति अनुशासित जीवन जी पाए, इस बात में संदेह रहता है। यानी जिएगा भी तो जिसका सूर्य अच्छा है उसकी अपेक्षा अनुशासित जीवन नहीं जी पाएगा। अनुशासन क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। राजा का ही तो काम है ना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो जब राजा ही लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहेगा तो मेंटेन कैसे करवाएगा? तो सूर्य के साथ में बुध, सूर्य हो गया आत्मा, सूर्य हो गया अनुशासन और बुध हो गया बुद्धि। तो बुद्धि और अनुशासन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि, बुध बुद्धि, सूर्य आत्मा, बुद्धि किसके समीप में गई है? आत्मा के समीप में गई है। बुधादित्य योग को इसीलिए अच्छा माना जाता है। बहुत से मामले में आपने सुना होगा, मन की ना सुनो, आत्मा की आवाज सुनो। तो जिनका बुधादित्य योग अच्छा बनता है, ऐसे लोगों को आत्मा की आवाज आती है। ऐसे लोग जो है निर्णय लेने में उनकी आत्मा, उनके आंतरिक विचार मदद करते हैं। अब बुधादित्य योग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, तब भी हो सकता है, बहुत सारे अन्य भी चीजें होती हैं। मैं सिर्फ बुधादित्य योग पे बता रहा हूँ। अगर बुध और सूर्य एक साथ है तो व्यक्ति का जो ब्रेन है, विचार है, वो अनुशासन में रहते हैं। इसीलिए बुधादित्य योग अच्छा माना जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं तो व्यक्ति अपने मन की ज्यादा सुनना चाहता है, और जब बुध और सूर्य एक साथ रहते हैं तो व्यक्ति मन के बजाय आत्मा की आवाज को पकड़ना चाहता है। सूर्य और बृहस्पति का हो ही गया, सूर्य शुभ हो जाएगा। सूर्य और शुक्र, अब यहाँ सूर्य और शुक्र में एक चीज, ये युति थोड़ी सी अलग है। सूर्य हो गया राजा और शुक्र हो गया भोग। जब सूर्य शुक्र की युति होती है तो शुक्र का प्रभाव तो चढ़ेगा ही सूर्य पे, क्योंकि शुभ ग्रह के साथ है। तो सूर्य के ऊपर शुक्र का प्रभाव और शुक्र के ऊपर सूर्य का प्रभाव चढ़ेगा। जब गुरु सूर्य के साथ जाता है तो व्यक्ति के मन में ज्ञान, व्यक्ति के आत्मा में ज्ञान प्रवेश करता है। सूर्य आत्मा है, बृहस्पति ज्ञान है। यानी ऐसे व्यक्ति का मन ज्ञान की चीजों में लगेगा, आत्मा। और जब सूर्य शुक्र के साथ होगा तो भोग विलास में लगेगा, ये जानिए। यानी अगर सूर्य राजा है और उसके साथ में शुक्र है तो यानी राजा अभी भोग विलास में व्यस्त है। तो ऐसा सूर्य लाइफ में लग्जरी देता है जब सूर्य शुक्र के साथ होता है। लग्जरी देने का प्रयास कर सकता है, करेगा। सूर्य के साथ शनि का हो ही गया। राहु केतु होंगे तो ग्रहण बनेगा, मानसिक दुविधा, हर काम में रुकावट, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, इससे व्यक्ति के कार्यों में रुकावट आती है। व्यक्ति हमेशा रिजल्ट से, जो उसका रिजल्ट होना चाहिए, जो अपेक्षित परिणाम मिलना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, मान सम्मान के क्षेत्र में, सब में कमी कराता है। ग्रहण दोष व्यक्ति के जीवन में रुकावटें पैदा करेगा। मंगल का सूर्य के साथ हो ही गया। मंगल सूर्य की युति जो है उस भाव से संबंधित जिस रिश्ते का विचार होता है उसको परेशान कर देगा। मंगल के साथ में हो गया बुध। मंगल के साथ चंद्रमा है तो अच्छा है, ऐसा व्यक्ति स्त्रियों से लाभ कमा लेता है। मंगल के साथ बुध है
अब यहाँ पे दिक्कत आती है। मंगल क्या है? मंगल और बुध की युति को बुरा माना जाता है, क्यों? कोई हाथ उठ, जो इसका जवाब देना चाहते हैं वो सिर्फ हाथ उठाए और सही जवाब होना चाहिए। कुछ लोग तो हमेशा हाथ उठाए फिट रहते हैं पूरे क्लास के दौरान ही। गौरव बताएंगे, चलिए। जिस तरीके से मैं सारे चीजों को जोड़ रहा हूँ वैसे इसे भी जोड़ना है। बताइए गौरव जी। सुन पा रहे हैं? 2-3 लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, बोलिए। बताइए गौरव जी, बताइए। वर्षा जी बताइए। हेलो सर। बताइए, मंगल और बुध की युति अच्छी बुरी, क्यों, कैसे? मैंने आज आज से ही ज्वाइन किया है सर। हम्म लेसन आप देखते रहिएगा, नोट्स तैयार करते रहिएगा। एक हाँ वीडियो हाँ आपको सर भेजा जी। गया, उसमें सारा गाइड मैंने किया है। बताइए, मंगल और बुध की युति के बारे में बताइए। कोई लोग नहीं बोल रहे हैं, चलिए सुनिए। सर नहीं, अभी सर अभी गौरव। अनम्यूट हो गई। सर जी, सर मैं बताऊं? हम्म सर मैं बताता हूँ। सर मंगल बुध को शत्रु मानता है। हाँ, मंगल बुध को शत्रु, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। गौरव जी बताइए। सर मंगल है उग्रता का कारक सेनापति, बुध है हम्म बुद्धि का कारक और युवराज। बुध हम्म बुध को हम अपने ग्रह में कंसिडर करते हैं, जिसके साथ वो जाता है वो वैसे ही होता है, क्योंकि वो युवराज है, सबसे हम्म चंचल ग्रह। और हम्म मंगल हो गया उग्रता का कारक, तो हम्म बुद्धि पर उग्रता हावी हो गई। तो ऐसा व्यक्ति अपने विवेक से काम नहीं लेगा। अगर वो कुछ भी हम्म सोचेगा तो बहुत जल्दी डिसीजन लेगा, जो आगे जाके उतावलापन। मतलब उतावलापन, बहुत ये एक उतावलित चीज रहेगा। ये जाने रहिए, मंगल उतावलापन है। अब बुद्धि उसके साथ जब गई तो बुद्धि में उतावलापन आ जाएगा। तो यहाँ बिगड़ेगा कौन? बुध बिगड़ेगा। मंगल तो पहले जैसा था वैसे है ही, बिगड़ गया बुध। अच्छा, बुद्धि होती कहाँ पर है? हेड मस्तिष्क। में ना, ब्रेन में, यही ये बुद्धि वाला हिस्सा यही है। जी। तो मंगल और बुध की युति में अगर बुध अधिक पीड़ित हो जाता है, 6-8-12 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो व्यक्ति को मस्तिष्क से संबंधित रोग भी होने की संभावना रहती है। मतलब उसको एक तो बुद्धि वाला जो पक्ष है ये फिजिकल नहीं रह गया, ये फिजिकल पार्ट नहीं है, छुपा हुआ है। बुद्धि कोई थोड़े देखा है, बुद्धि कोई शरीर में पार्ट नहीं है। लेकिन अगर हम उस बुद्धि का शरीर का अंग ढूंढेंगे तो मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। अगले तो योग गुरुदेव पे जी, चलते मस्तिष्क हैं। से संबंधित जो समस्या आप बता रहे हैं, तो मस्तिष्क तो मंगल है, तो इसमें मंगल ज्यादा पीड़ित होना चाहिए, वो शत्रु राशि में हो, या फिर बुध? क्योंकि बुध पीड़ित होगा ना, बुध पीड़ित, हाँ ठीक है। क्योंकि गुरुजी बुद्धि। इसमें जी, गुरुजी मैं जवाब देना चाहूंगा। जो आपने मंगल और हम्म बुध का पूछा था ना, बताएं। उसमें यह है कि जो मंगल है वो सेनापति है और हम्म जो बुध है वो राजकुमार है। तो हम्म अगर सेनापति और राजकुमार एक साथ हो जाएंगे तो हम्म जो राजकुमार है वो हमेशा सेनापति से डर के रहेगा, थोड़ा पीछे रहेगा। तो इसलिए हम्म उनकी युति को अच्छा नहीं कहा गया कि खराब है, कि हम्म सेनापति से जो जो बुध है वो क्या बोलते हैं पीड़ित होगा। हम्म यही चीज है, जैसे राजा जब होता है साथ में तो सेनापति को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब युवराज साथ में होता है तो सेनापति की जिम्मेदारी बढ़ती है कि उसका ध्यान बार बार युवराज पे जाता है कि अभी ये युवराज है, राजा तो है नहीं अभी। राजा अगर वो पूर्ण रूप से स्किल्ड होता, हुनरमंद होता, तो राजकुमार क्यों होता, राजा हो गया होता ना।
तो वो इसीलिए सर अभी राजकुमार को भी लगेगा कि क्या बोलते हैं कि मेरे साथ सेनापति है, तो वो राजकुमार थोड़ा सा डर के रहेगा। हाँ भयभीत रहेगा, इसीलिए बुद्धि भयभीत रहती है मंगल और बुध की युति में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे हमारा बचता है मंगल के साथ में बुध हमने लिया, मंगल के साथ में गुरु तो अच्छा ही होगा। मंगल सेनापति है और गुरु जो है पुरोहित है, यानी मंगल गुरु के घर में तभी जाएगा जब उसे कोई सलाह लेना होगा। यानी कि मंगल और गुरु की युति सबसे अच्छी युतियों में से एक है। यहाँ पर मंगल का उतावलापन कम हो जाता है, क्योंकि अब वो गुरु के साथ बैठा है ना, तो गुरु डंडा मारेगा, सुधार देगा कि अब। और वैसे भी इन जनरल आप देख लीजिए, इंसान कहीं भी कुछ भी इधर उधर करता हो, पिता और गुरु इनके सामने हमेशा डरता है। आपके पिताजी जानते भी हों कि आप तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं, लेकिन जब सम्मुख रहेंगे, ये मान लीजिए आप गुटखा बना रहे हैं, फाड़ रहे हैं पैकेट या कुछ भी, पिताजी आ जाएंगे, भले वो जानते हैं। अब दो चार छह केसेस की बात नहीं, अपवाद तो संसार में होते ही हैं, तो आप शर्म कर जाएंगे, उसको छिपाने का प्रयास उस समय करेंगे। गुरु आ जाएगा तो ये भी। तो गुरु के साथ होने से वह ग्रह जो है कुछ सीख रहा होता है, यानी मंगल बहुत अच्छा हो जाता है गुरु के साथ होकर के। मंगल का थोड़ा उतावलापन कम हो जाता है, उसमें ज्ञान बुद्धि विवेक आ जाता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मंगल और शुक्र की युति तो व्यक्ति को भोगवादी बनाएगी ही बनाएगी। मंगल जो है सेनापति है, सेनापति मतलब साधु पुरुष नहीं होता है कि वह जो है बहुत साधु पुरुष है विचारों में, मतलब वो युद्ध करने वाला है, उसमें निपुण है। और उसकी जब थकान आएगी और शुक्र के साथ है तो मनोरंजन का अवसर भी मिलेगा, तो उसको भी इंजॉय करेगा, सिनेमा जाएगा। और शुक्र मतलब दारू भी होता है, लग्जरी दारू, सिनेमा जा सकता है, थकान मिटाने के लिए वो दारू शराब भी ले सकता है। तो मंगल शुक्र की युति व्यक्ति को जीवन में भोग विलास के अवसर देती है। इसका मतलब यह ना समझिएगा कि वो व्यक्ति को फॉर्च्यूनर कार दे देगा और ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आडी दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अन्य दूसरे योगों पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति को बड़ी गाड़ियों में बैठने का अवसर मिलेगा, भले ही वह उसका अपना ना हो। यह निर्भर करता है कि किस राशि और किस भाव में है। तो मंगल और शुक्र की युति जो है लाइफ में प्रेम और रोमांस, एक्स्ट्रा मैटरनल अफेयर भी कभी कभी ये देती है। निर्भर करता है कि ये किस राशि में है, किसको देख रहे हैं। जिसकी मंगल शुक्र की युति होती है, ऐसे लोगों के अंदर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रेम विवाह की भी इच्छा हो सकती है। सातवां भाव कैसा है, सातवें भाव का स्वामी कैसा है, उस पे दृष्टि कैसी है, इस बात पे भी निर्भर करता। मतलब मंगल शुक्र की युति हमारे काम वासना को और जो है डाइवर्ज करती है, कई दिशाओं में मोड़ती है। ऐसा व्यक्ति जो है उसकी कई सारी प्रेमिकाएं जीवन में बन सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। मंगल शुक्र मतलब लग्जरी भोग, मतलब अगर स्त्री लाइफ में है तो कई सारी स्त्रियां हो सकती हैं, कई प्रकार के गाड़ियों में घूमने का अवसर मिलेगा, कई प्रकार के मनोरंजन, मतलब जो मिलेगा वो मल्टीपल चीजों में देने लगता है। अब मंगल और शनि में मैंने आपको बता ही दिया, मंगल शनि का योग से आप वैसे ही जानिए जैसे बृहस्पति और शुक्र का है। मंगल कहेगा तेज चलो, शनि कहेगा नहीं धीरे चलो। शनि धीरे चलता है ना, 2.5 साल में चलता है, और मंगल तेज। तो शनि और मंगल के होने से क्या होता है, किसी भाव में वह भाव समझ ही नहीं पाता है मुझे धीरे चलना है कि तेज चलना है, कैसा फल देना है। अच्छा, जब कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, एक गाड़ी है, अगर रास्ता क्लियर है तो गाड़ी जो है अपने इसी तरीके से आगे बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन अब भाव बिगड़ा, यानी रास्ता अगर कहीं खराब है तो गाड़ी कैसे चलेगी, इस तरीके से, मतलब वो समझ नहीं पा रही है कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, कब बैलेंस बना के चलना है। तो जैसे ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता होता है, वैसे उस भाव का फल भी हो जाता है जहाँ मंगल शनि होते हैं। यानी उस भाव के फल में कभी अप कभी डाउन, कभी अनसर्टेनिटी, कभी लगेगा आप सब कुछ बहुत अच्छा है। जैसे ही आपको फील होने लगेगा कि हाँ इस चीज का फल बड़ा अच्छा आ रहा है, मान लीजिए चौथे भाव में है, चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं, परिवार को देखते हैं। अब आपको लगेगा कि हाँ परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, सब स्वस्थ है, लड़ाई झगड़ा नहीं है, कला नहीं है,
तुरंत ही क्या होगा, कहीं ना कहीं कोई विवाद चतुर्थ भाव से शुरू हो जाएगा। कोई हो सकता है ऐसी प्रॉपर्टी ही आप लिखवा लें जो कि विवादित हो, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ही मिल जाए, भाई से ही रिश्ते बिगड़ जाए। हो सकता है कोई नौकर चाकर ही आपके ऊपर कोई आक्षेप आरोप लगा दे। तो मंगल शनि की युति अच्छी नहीं है, इसको द्वंद्व योग बोलते हैं। अच्छा, ये जितनी युतियां हैं जिनका फल बुरा बुरा है, उन दोनों ग्रहों की उन दोनों ग्रहों का जप करवाया जाएगा उपाय स्वरूप में। उपाय भी सीखते रहिए। उन दोनों ग्रहों का जप होगा और उन दोनों ग्रहों में वह ग्रह जो कुंडली में बुरे भाव का स्वामी होगा उसका दान भी होगा। मंगल शनि की युति से लेते हैं। मंगल मान लीजिए कारक है, कर्क लगन है, कर्क लगन में मंगल पंचम और दसम भाव का स्वामी हुआ, अच्छा ग्रह निकल के आया। और शनि मार्केश हुआ 7वें 8वें का, और इन दोनों की युति हुई। तो अब हम जप दोनों ग्रहों का करवाएंगे, मंगल का भी शनि का भी। और दान किसका करेंगे? इन दोनों में से जो ग्रह कुंडली के अनुसार कारक नहीं है, अच्छे भाव का स्वामी नहीं है, ज्यादा बिगड़ा हुआ है, शनि का दान भी करवाएंगे, मंगल का नहीं करवाएंगे। ग्रहण दोष बना किसी की कुंडली में, चंद्रमा और राहु ये एक साथ हैं। अब सब लोग जानते हैं चंद्रमा राहु ये एक साथ हैं, तो पीड़ित कौन हुआ इसमें? राहु हुआ कि चंद्रमा हुआ? राहु पीड़ित करने वाला है, चंद्रमा पीड़ित है। जप दोनों का होगा, लेकिन पीड़ित करने वाला कौन है? राहु है, तो जप के साथ साथ राहु का दान भी होगा। चंद्रमा का दान नहीं, चंद्रमा का सिर्फ जप रहेगा। ये जब हम कुंडली पे जाएंगे तो और विस्तार से समझ में आएगा। कभी कभी दोनों ग्रहों का भी दान करना पड़ जाता है। आगे शनि हो गया, शनि राहु, ये मंगल राहु हो गया। मंगल केतु तो सबको पता है अंगारक दोष है। मंगल उतावलापन है, और राहु क्या कहता है कि जिसके साथ रहूंगा उसके स्वभाव को ग्रहण कर लूंगा। चांडाल दोष कब बनता है? गुरु और राहु की युति से। चांडाल दोष में आप अक्सर देखेंगे कि राहु की दशा सुधर जाती है, राहु अच्छा फल दे देता है, गुरु बिगड़ जाएगा। क्योंकि राहु ने अपने आप को गुरु जैसा बना लिया। राहु के ऊपर संगति का असर पड़ता है ना, संगति जिसका आप साथ करेंगे उसका असर पड़ेगा। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन। समझ रहे हैं? संगत की रंगति होती ही है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ेगा, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। थोड़ा उल्टा हो गया। संगत करेंगे तो क्या होगा? उसका भी असर। अन्न खाएंगे, अगर अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छा अन्न मतलब ईमानदारी की कमाई का खाएंगे और परिवार को खिलाएंगे, तो उस व्यक्ति का मन भी वैसा ही बनेगा। बेईमानी का खिलाएंगे तो बच्चे बड़े होकर के उनका मन बिगड़ जाएगा। तो अन्न और संग, इन दोनों का रंग चढ़ता है। तो गुरु के ऊपर रंग चढ़ेगा राहु का, राहु के ऊपर गुरु का। तो इसीलिए गुरु बुरा हो जाता है, इसीलिए इस दुर्योग की शांति कराई जाती है। गुरु और राहु का जाप होगा। दान किसका होगा? राहु का, गुरु का नहीं होगा। क्योंकि गुरु को अपना रंग दे कौन रहा है? राहु। तो राहु का जो स्वभाव है वो बुरा है, तो राहु का दान करके राहु के स्वभाव में कमी करेंगे, कमजोर करेंगे, तो गुरु के ऊपर अपने आप असर पड़ेगा। तो राहु हो गया, मंगल के साथ राहु खराब हुआ, क्योंकि मंगल उतावलापन है, राहु उसके साथ होकर के उतावलापन ले लेगा। अब मंगल ऑलरेडी उतावलापन है, राहु भी उतावलापन हो गया। सेनापति वो है, ये भी अब एक म्यान में दो तलवार जैसा हो जाता है। और वैसे भी आप ऐसे जानिए कि राहु जहाँ बैठता है उस ग्रह में इन्फेक्शन पैदा करता है। राहु इन्फेक्शन का कारक है। राहु परछाई है, पकड़ में नहीं आता है। राहु का अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो राहु मंगल के साथ बैठ करके एक तो मंगल से संबंधित जो भी शरीर के अंग होते हैं उनमें बीमारी पैदा कर सकता है। और मंगल जिन भावों का स्वामी है उनसे जिस रिश्ते का विचार होता है उन रिश्तों के साथ आपका मत भ्रम पैदा करवाएगा। भ्रम मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग का कारक ग्रह कौन सा है? राहु है। अब मंगल राहु के साथ हो गया तो ऐसे में व्यक्ति, मंगल पराक्रम है, राहु के साथ होने से क्या होगा? मंगल के साथ राहु अब उसको मिसलीड करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग करवाएगा।
यानी ऐसा व्यक्ति सही दिशा में पराक्रम करने से चूक जाएगा, गलत दिशा में पराक्रम कर जाएगा। माचिस से चूल्हा जलाना है, वो छप्पर जला के किसी का चला आएगा, ज्यादा पराक्रम दिखाने के चक्कर में। तो मंगल राहु की युति खराब है, मंगल केतु की हो गई। बुध का हमने सूर्य से ले लिया, चंद्रमा, बुध और चंद्रमा की युति भी ठीक है, 2 शुभ ग्रह हैं। मन और बुद्धि दोनों एक साथ काम करती है, एक ही दिशा में व्यक्ति फोकस कर लेता है। और बुध के साथ में मंगल का हो ही गया, बुध के साथ में बृहस्पति भी ठीक है, और बुध के साथ में शनि भी ठीक है। और बुध और शनि दोनों ठीक है। शनि जो है ये मेहनत है और बुध बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति मेहनत में बुद्धि लगाना चाहता है। बुध के साथ में राहु भी ठीक है, जड़त्व दोष बनता है, जिसका भी राहु और बुध एक साथ हो। बुध बुद्धि है, राहु ब्रह्म है। राहु पहली बार अगर जिसका भी राहु बुध एक साथ है, उसे बोलिए कि फर्स्ट टाइम में जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसको तुरंत अब जो है अप्लाई नहीं करना है, एग्जीक्यूट नहीं करना है, वेट करना है। जब भी बुध और राहु साथ में होते हैं तो व्यक्ति को जो प्रथम दृष्टिया चीजें नजर आती हैं वो आधी अधूरी नजर आती हैं। He should wait and rethink about. After rethinking, he will get something special and new. पहले जो उसने ऑब्जर्व किया है, बाद में कुछ ऑब्जर्वेशन बदल के आएगा। बुध और केतु का भी यही हाल है, मतलब बुध और राहु को बहुत बुरा नहीं मान सकते हैं, ऐसा व्यक्ति चालाक भी हो जाता है। बुध बुद्धि है और राहु चालाकी का कारक ग्रह है, जाने रहिएगा। ऐसा व्यक्ति अगर बुध और राहु एक साथ हो तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि को कोई पढ़ नहीं पाता है। अब बुध के बाद में हमने ले लिया गुरु को, गुरु सूर्य अच्छा हो गया, गुरु मंगल ठीक हो गया, गुरु चंद्रमा अच्छा हो गया, गुरु बुध अच्छा हो गया, गुरु के साथ में राहु केतु भी एक्सप्लेन हो गया। गुरु और शनि, गुरु क्या है? ज्ञान है, शनि न्याय है, न्याय और ज्ञान की युति है। गुरु और शनि की युति अगर कुंडली के कर्म भाव से कहीं से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को न्याय के क्षेत्र में, जुडिशरी लाइन में या वकालत की पढ़ाई के लिए आप बोल सकते हैं। 10th भाव में गुरु शनि है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ही करेगा जहां से लोगों को वो सलाह दे, मशवरा दे, जिरा कराए। गुरु शनि की युति है तो बहुत अच्छा। अगर ये दोनों आमने सामने भी बैठे हैं और कर्म भाव से, लाभ भाव से कहीं से संबंध बन रहा है लग्न या दशमांश कुंडली में, तो व्यक्ति जाएगा वकालत के फील्ड में। अगर नहीं भी बन रहा है कर्म भाव से संबंध तो व्यक्ति अपने जीवन को ही न्याय और ज्ञान पूर्वक यापन करेगा। अगर शनि और गुरु एक दूसरे की राशि में हो तो भी यही फल देते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति न्याय से युक्त जीवन जीना चाहता है, ज्ञान से युक्त जीवन जीना चाहता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे और बुरे पे नहीं चलता है बल्कि न्याय और अन्याय के सिद्धांत पे काम करता है। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा है मौके पर उस हिसाब से करना है, उस हिसाब से डिसीजन लेना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अच्छा बुरा नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या न्याय का रास्ता कहता है क्या अन्याय का, उस हिसाब से तो ये शनि गुरु देते हैं। अगर गुरु के साथ शनि नीच राशि में भी हो तो भी ऐसा शनि बहुत आपको अशुभता नहीं दे पाएगा, क्योंकि गुरु का ज्ञान शनि के अंदर आ गया है। अकेला शनि ज्यादा परेशान कर सकता है, गड़बड़ हो सकता है, लेकिन अगर गुरु के साथ में शनि नीच का भी है तो अन्य राशियों में नीच की अपेक्षा यह नीच अच्छा माना जाएगा। अब शनि के साथ में हमने ले लिया सभी ग्रहों को, और राहु केतु हो गए, बच गए हमारे शनि के साथ में राहु और केतु। शनि के साथ में राहु केतु होगा तो इविल इन्फ्लुएंस होना ही होना है। शनि के साथ में राहु है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर 40-45 या उसके पहले भी कोई ना कोई ऐसी बीमारी अवश्य हो जाएगी जो उसके साथ जीवन भर चले। गठिया हो गया, साइटिका हो गया, शुगर हो गया, कोई स्किन प्रॉब्लम ही लेके चल रहा है जो लंबा चले। कुंडली में और सारे योग खराब हैं तो शरीर के भीतरी भाग में प्रॉब्लम हो जाएगी, जहाँ ट्यूमर बन जाए, कैंसर बन जाए। शनि और राहु की युति थोड़ा सा खराब मानी जाएगी। शनि राहु की युति किस प्रकार के नक्षत्र में बन रहा है इसको भी देख लेंगे। उस नक्षत्र से किस अंग का विचार होता है, उग्र नक्षत्र में बैठे हैं कि क्रूर नक्षत्र में बैठे हैं। उग्र या क्रूर और दारुण नक्षत्र में है तो थोड़ी ज्यादा गंभीर बीमारी दे सकते हैं। उग्र या क्रूर नक्षत्र में नहीं है, नक्षत्र अच्छा मिल गया है तो उतनी गंभीर बीमारी नहीं देंगे।
डायबिटीज दे दिए, मतलब जीवन ना जाए ऐसी बीमारी दे देंगे, थोड़ा ज्यादा दिन जिया जा सके। लेकिन जब ये ज्यादा बुरे हो जाएंगे तब ज्यादा गंभीर समस्या देंगे। शनि के साथ राहु जितना बुरा है उतना बुरा केतु नहीं है बुरा ही है लेकिन राहु से कम है। अगर इन दोनों की युति हो, इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का इन्फ्लुएंस आ जाए तो अच्छा मान सकते हैं। अब और कौन सा योग छूटा? गुरु का कवर कर लिया, शनि का, सूर्य का हो गया, शनि मंगल हो गया, शनि बुध लगभग सब हो गया। राहु केतु जिसके साथ जाएंगे सबको ही बुरा करेंगे। बुध के ऊपर सबसे कम प्रभाव डालेंगे। बुध उतना ज्यादा पीड़ित नहीं होता, व्यक्ति होशियार और चालाक हो जाता है। बुद्धि उसकी जो है कई दिशाओं में चलती है, कहेंगे आपसे कुछ और करेंगे कुछ। कहेंगे जा रहे हैं, 20 मिनट में वापस आ जाएंगे, लौटने में उनको 80 मिनट लगेगा। अपने बातों को छिपाने का प्रयास करते हैं। तो ये ग्रहों की युति का फल था। अब इसी में 3 ग्रहों को अगर आपको इंटरप्रिटेट करना है, सूर्य, मंगल और बृहस्पति 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों मित्र हैं, अच्छा है। अब यहाँ पे अगर सूर्य, मंगल और शनि आ गया, अब क्या होगा? अच्छा, ये एक चीज और, सूर्य और शनि की युति को अंधक दोष बोलते हैं। कि युतियों को क्या क्या बोलते हैं, ये वीडियो बना हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें विस्तार से बताया गया कौन सा ग्रह किसके साथ हो तो क्या योग बनेगा। सूर्य शनि की युति को अंधक, अंधक नाम से ही स्पष्ट है, अंधक जिसके आंख ना हो। सूर्य शनि की युति में अगर कुंडली में देखे कोई भी दोष कुंडली में है, अगर कुंडली में अच्छे राजयोग है तो दोषों का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर दोष है कुंडली में और राजयोग नहीं है, अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट नहीं है, तो दोष अपना पूरा असर दिखाएगा। अब मान लीजिए सूर्य शनि की युति है और कुंडली में कोई बहुत विशेष अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट अन्य ग्रहों की नहीं दिखाई दे रही है, तो अंधक दोष मतलब ऐसा समझ लीजिए, आप एक घोड़ा लेके निकले हैं रेस करने। यू आर रनिंग अ हॉर्स, आप घोड़ा दौड़ा रहे हैं लेकिन उसके आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। घोड़े के आंख पे पट्टी बांधने का मतलब क्या हो गया? लक्ष्यहीन उसको दौड़ा रहे हैं, उसको पता ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा। तो जीवन के लक्ष्यहीन, उद्देश्यहीन होने की संभावना रहती है सूर्य शनि की युति में। और या फिर ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति बहुत देर से अपना कैरियर सेट कर पाता है, बहुत देर से निर्णय ले पाता है कि कौन सा कैरियर सेट करूं। कैरियर में अप डाउन एंड डाउट हमेशा बने रहते हैं सूर्य शनि की युति में। इस युति को अंधक दोष, इसमें दोनों ग्रहों का जप और शनि का दान होता है। लगभग सारे ग्रहों को मैंने इंक्लूड किया। युति में मैं बोल रहा था सूर्य, मंगल और शनि की युति है, या सूर्य गुरु शनि की युति है। तो जब 3 ग्रहों की युति हो रही है, हाउ मेनी प्लैनेट्स? 3 प्लैनेट्स। तो आपको देखना उन तीनों में मेजॉरिटी किसकी है, मित्र कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे सूर्य और मंगल मित्र हो जाएगा तो ये दोनों मिलके शनि को पीड़ित कर ले जाएंगे, यानी शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। वही मान लीजिए युति हो रही है गुरु की, और उसके साथ में, गुरु के साथ में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं सूर्य महाराज। तो गुरु और सूर्य मित्र हुए और शुक्र जो है इनका विरोधी हुआ। तो यहाँ पे गुरु और सूर्य अपने आप को एक दूसरे की मदद से कंफर्ट कर लेंगे। पीड़ित कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखना चाहिए। एक तो आप उन ग्रहों में देखिए कौन किसके मित्र और शत्रु है। दूसरा, उनके कारकत्व को मिला लीजिए। जैसे मंगल आवेग हुआ, एग्रेसिवनेस हुआ, शुक्र हमारा लस्ट हुआ, हमारा काम हुआ, काम वासना हुआ। तो जिन 2 चीजों की युति हो रही है उनके तत्व क्या है, उसी हिसाब का परिणाम मिलेगा। चंद्रमा क्या है? जल है। चंद्रमा और शनि का छूट गया। चंद्रमा और शनि से क्या बनेगा? विष दोष। शनि को जहर माना जाता है, शनि जहर का कारक है और चंद्रमा जल का कारक है। तो शनि और चंद्रमा की युति में जल में जहर घुलने जैसा हो जाता है। इसी को विष दोष बोलते हैं। विष दोष स्पेशली स्त्रियों की कुंडली में ज्यादा प्रभाव डालेगा, उनके दाम्पत्य जीवन पे। पुरुष की कुंडली में उनके मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालेगा, दाम्पत्य पे उतना बुरा असर नहीं डालता। लेकिन स्त्री की कुंडली में शनि का विष दोष प्रभाव डालेगा। अब अगर आपने कोई कुंडली देखी जिसमें लड़की मांगलिक है, साथ में विष दोष बना हुआ है, शनि चंद्रमा भी एक साथ है, तब आपको अब यहाँ पे सावधानी पूर्वक मिलान करना है। मांगलिक भी है, शनि चंद्रमा का दोष भी है, तो ऐसे में आप उस कन्या के लिए मांगलिक ही ढूंढिए। मांगलिक में तो कोई कंप्रोमाइज ना करिएगा।
नहीं तो जो विष दोष बना है उसका भी प्रभाव, क्योंकि वह भी वैवाहिक जीवन में परेशानी देने का कारण बनता है। तो ऐसे में जब मंगल कोई और कारण कुंडली में पा जाएगा तो ज्यादा हावी हो जाएगा। इसलिए मांगलिक का मांगलिक से ढंग से मिलान कर लेना चाहिए। शनि चंद्रमा की युति स्पेशली अगर बन रही है, सप्तम भाव में बन रहा हो, अष्टम भाव में बन रहा हो, 12वें भाव में बन रहा हो, लगन में बन रहा हो, तो ज्यादा संभावनाएं होती हैं वैवाहिक जीवन को खराब कर देने की। इनकी डिग्री वगैरह भी देख लेनी चाहिए, नक्षत्र भी वही उग्र क्रूर और ये नक्षत्रों का ही मिलान कर लेना चाहिए। आमतौर पे जिनमें शनि और चंद्रमा की युति हो किसी भी कुंडली में और बृहस्पति कमजोर मिले, स्त्री की कुंडली की बात कर रहा हूँ, अगर किसी स्त्री की कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ हो और बृहस्पति की स्थिति थोड़ी वीक मिल रही हो, तो ऐसे में उस जातिका के पति के संसार छोड़ने का आप भविष्यवाणी पहले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसी समय, भाई संसार में सब मरते हैं, आगे पीछे मरते हैं। आप कोई बहुत भाग्यशाली होगा तो पति पत्नी दोनों एक साथ मरेंगे। तो मतलब वो नहीं कि फसरी वसरी लगा लें, लटक जाए साथ में, तब तो बन ही जाएगा संजोग, या कूद जाए नदी में या विष पान करे। लेकिन आम तौर पे ये संयोग ऐसा ही बैठता है ना कि या तो पहले पत्नी मरे या पति मरे, 10-5 साल का अंतर हो। तो ऐसे योगों में इस बात की संभावना बनती है पति की मृत्यु। यही एक वीडियो में मैंने समझाया था, काफी पुराना वीडियो था, कि थोड़ा अनुमान कैसे लगाया जाए। लोग सवाल भी पूछते हैं, और ज्योतिष में कुछ भी सीखने की मनाही नहीं है। हो सकता है भविष्यवाणी करते समय एक संयम रखना पड़ता है बोलने में, लेकिन सीखने, हमारा तो चैनल एजुकेशनल पर्पज से हम वीडियो भी बनाते हैं कि हाँ कुछ सिखाते रहें, तो इसी के लिए बनाए थे। अब उसमें जो उल जुलूल कमेंट, हाँ, तुम पहले अपना पता कर लो, ये उसका मतलब उन लोगों ने ये अर्थ लिया कि मैं ये बोल रहा हूँ कि कम उम्र में ही ये वीडियो देखते ही पति पत्नी में से कोई एक मर जाएगा, जबकि उसका संदर्भ ये है कि जब भी मृत्यु आएगी, उम्र समय पूरा होगा, तो दोनों में से आगे पीछे जाने की संभावना किसकी है। तो कभी कभी गलत भी सोच लेते हैं, कमेंट करते, लेकिन कमेंटों पे ध्यान हम देते नहीं हैं। तो लगभग युतियों के बारे में हो गया है, और इस पे आप लोग मनन करिएगा युति के बारे में। युति में शत्रु मित्र मित्र का कॉन्सेप्ट और दोनों के तत्व का कॉन्सेप्ट लेना है। और 6, 8, 12 भाव की युति खराब होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य और शनि की युति बनी है, अब इसमें सूर्य पीड़ित है, लेकिन अब अगर यह युति 6, 8, 12 में बनी तो सूर्य जो है शनि से तो पीड़ित था ही, अंधक दोष बनाया। अब भाव ने भी सूर्य को पीड़ा दे दिया। जैसे मान लीजिए ग्रहण दोष कैसे बन रहा है, चंद्रमा और राहु एक साथ हो, ज्यादातर कुंडलियों में मिलता है, इसलिए मैं इस पे अलग से भी बोल दे रहा हूँ, आप समझिए। चंद्रमा राहु एक साथ हुए, चंद्रमा हमारा मन है, राहु भ्रम है। चंद्रमा को राहु परेशान करेगा, ऐसे व्यक्ति का मन परेशान रहेगा, व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, तनाव में जाएगा, कभी ना कभी जाएगा। अब इसमें ऐसा मान लीजिए कि चंद्रमा अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है। अब यहाँ पे चंद्रमा जब अपनी राशि या उच्च राशि में है, तब चंद्रमा कम प्रभावित होगा। चंद्रमा शत्रु राशि में हो तो अब ज्यादा प्रभावित होगा। वही चंद्रमा अगर अपनी नीच राशि में हो गया, तो अब आप डिप्रेशन के लिए ज्यादा प्रेशर डाल के अगले व्यक्ति को सतर्क करिए, भैया सतर्क रहना है। अभी नहीं है, पूछा गया अभी है डिप्रेशन, कुछ तनाव रहता नहीं है, तो बोल दीजिए भैया डिप्रेशन का योग कुंडली में है, ये जब चढ़ेगा एक बार जीवन में, जैसे बहुत सारी कुंडलियों में मैंने देखा चंद्रमा नीच का है, राहु है, 32 साल 33 साल की उम्र, उनको बोला मैंने अब 32-33 साल में ही सारा रिजल्ट मिल जाए कुंडली का, ये थोड़े मायने जरूरी है कि सब मिल गया होगा। जब उनकी 2000 मैंने दशा निकाला, दशा के अनुसार मैंने उनको देखा कि कब राहु चंद्रमा का योग बन रहा है, कब इनकी 7.5, अच्छा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अगर डिप्रेशन का योग है तो राहु और चंद्रमा की दशा आएगी तभी मिलेगा। कुंडली के खराब योग का परिणाम 7.5 भी देती है, नोट करिए इस बात को। कुंडली में जो खराब योग बने हैं, 7.5 और शनि की ढैया भी उनका परिणाम देती है, क्योंकि शनि महाराज न्याय करने ही आते हैं। कुंडली के दुर्योगों का प्रभाव 7.5 और ढैया में भी झेलना होता है। अब उस समय तो उनको कुछ नहीं था, फिर बाद में
उन्होंने संपर्क किया जब कुछ साल बीते तब, और बहुत तगड़ा डिप्रेशन, स्त्री के वियोग से जुड़ा हुआ डिप्रेशन था उनका। उस समय मैंने उनको, मंगल और शुक्र उनका एक साथ भी था, तो मैंने अनुमान लगा लिया था कि इसी, अब डिप्रेशन दिख रहा है, क्यों होगा? अब कुंडली में कुछ मेजर इशू दिखना चाहिए, या तो स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य के कारण डिप्रेशन क्या चढ़ेगा, शरीर वैसे पीड़ित हो जाएगी। तो स्वास्थ्य से के बजाय मंगल और शुक्र को देख करके मैंने निकाला कि इनका जो है किसी स्त्री के कारण से डिप्रेशन चढ़ेगा, और उनका डिप्रेशन बना भी था, अपनी पत्नी के ही कारण बड़ा लड़ाई झगड़ा तनाव कोर्ट कचहरी सब, अंततः फिर अंत में सेटलमेंट हुआ, साथ रहे। चंद्रमा नीच राशि में है, चतुर्थ भाव में है, राहु के साथ है, डिप्रेशन का योग बना। अब यही चंद्रमा चतुर्थ के बजाय अष्टम में हो गया। चतुर्थ भाव में होकर के जितना बुरा देता, उससे अब कई ज्यादा गुना बुरा कहाँ देगा, अष्टम में देगा। छठे में होता तब देता, 12वें में होता तब देता। मतलब किसी भी दुर्योग या अच्छे योग का प्रभाव आपको देखना है। अगर कोई दुर्योग खराब भाव में 6, 8, 12 में बन रहा, तो उसका प्रभाव और ज्यादा बुरा हो जाएगा। और कोई अच्छा योग 6, 8, 12 में आ गया, राजयोग बना, तो उस राजयोग का भी प्रभाव कम हो जाएगा। अगर राजयोग बना चतुर्थ भाव में, पूरा अच्छा फल देगा। जैसे मेष लगन की कुंडली में आप ले लीजिए, मंगल और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो इस राजयोग का जितना अच्छा फल मिलेगा, वही इस राजयोग का फल छठे भाव में उतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो ग्रह किस राशि में है, भाव में है, ये भी देखना है। चंद्रमा के विषय में एक महत्वपूर्ण चीज और याद रखिए, अगर किसी की कुंडली में कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, तब ये सारे दोष जो चंद्रमा के साथ राहु है, डिप्रेशन, ये सब, इन सब में व्यक्ति टूट जाएगा। और अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है, बलवान है, शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच का है, डिप्रेशन चढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरा चंद्रमा है राहु के, वैसे मेरा चलित में राहु के साथ ही है, अष्टम भाव में है चंद्रमा, लेकिन अब ये चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है, मुझे लाख तनाव रहेगा, टेंशन रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन जब वह अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो वह व्यक्ति जब काम करने बैठेगा, तो उस समय अपना सारा तनाव चिंता निकाल देगा, उस चीज पे फोकस कर लेगा, काम कर लेगा। अगर वही चंद्रमा कृष्ण पक्ष का है, तो ऐसे व्यक्ति के मन पे इतना विषाद चढ़ता है कि उसके कारण व्यक्ति का काम, स्वास्थ्य, परिवार सब पीड़ित होता है। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का होता है, तो व्यक्ति अंदर से अंदर अपने आप को पीड़ित करेगा, घुटेगा, लेकिन ये पूरा प्रयास करेगा कि इस मेरे डिप्रेशन के कारण से अन्य चीजों पर असर ना पड़े। अच्छा, कुछ लोग जिनकी उम्र कम होती है ना, जब उनको डिप्रेशन वाली बात करो, तो उनको लगता है ये क्या बीमारी है, किस चीज का डिप्रेशन, ये कैसे होता है? तो वो सलाह देंगे कि आप सोचना बहुत ज्यादा मत सोचिए, कम सोचिए। किस चीज की चिंता है आपको? सब तो है, घर है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, बैंक में सब है। अब किस चीज का डिप्रेशन है? जिसको नहीं हुआ रहता है, उसको लगता है कि ये व्यक्ति स्वयं सोच के डिप्रेशन ले लिया है, यानी ये कोई बीमारी नहीं है, व्यक्ति ने पैदा कर लिया है। लेकिन जिसको डिप्रेशन कभी हुआ हो, उसको समझ में आता है कि ये अपने आप हो जाता है, नींद उड़ जाएगी, आप कितना भी सोने का प्रयास कर लीजिए, कोई चिंता नहीं है, बढ़िया खाए-पिए, परिवार में सुख शांति है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। जब डिप्रेशन चढ़ेगा, तब वो पता चलता है कि ये पता नहीं कैसी भी हो। जिसको नहीं हुआ है, उसको लगता है कि ये सिर्फ ज़्यादा सोच के अपने आप को पीड़ित कर लिए हैं। जबकि वह व्यक्ति सोचता विचारता भी बहुत नहीं है, चिंता नहीं लेता है। बीमारी ही ऐसी हो जाती है जब चंद्रमा इन्फेक्टेड होगा, प्रभावित होगा राहु और केतु से। राहु केतु के साथ ग्रह जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। ये वायरस है, इन्फेक्ट करते हैं। और अन्य ग्रहों की युति में इन्फ्लुएंस होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। और राहु केतु में, राहु केतु इन्फेक्टेड कर देते हैं, उस ग्रह का प्रभाव ले लेते हैं, यानी उस ग्रह में अपना तत्व छोड़ देंगे और उसका ले लेंगे। चलिए, लंबा हो गया, कुछ लोगों को नींद भी आ रही है। कुछ लोग जो है ये अपनी स्क्रीन पे अपनी तस्वीर हटा के सोते हैं बगल में, सिर को रख लेते हैं मेज पे, टेबल पे, या लेट जाते हैं। चल रहा है, कुछ लोगों का नाम लिखा है सिर्फ, देखिए जिन लोगों ने स्क्रीन हाइड की है ना, ये सब लोग बीच बीच में सो रहे हैं। सोने के लिए
स्वयं को छिपाए हैं। खर्राटों की आवाज़ लेकिन फिर भी मुझे सुनाई दे जा रही है। आवाज़ के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है और मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत होगी। चलिए, सब लोग मौज करिए, आनंद करिए। जय श्री राम।